हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप यूपीएससी की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे हैं। बहुत समय नहीं बचा है। हमने जिम्मेदारी ली है करंट अफेयर तैयार कराने की। आपके करंट अफेयर्स मंथली मोड में कराएंगे। हर एक थीम को कवर करेंगे। टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन रखेंगे, कम टाइम में आप ज़्यादा कवर कर सकें। और काम की खबरों को हमने सेलेक्ट किया है और उस खबर की हर उस इंफॉर्मेशन को आपके लिए यहाँ पीपीटी पर शामिल किया है, जो एक स्टेटमेंट का बेस बन सकती है। और हर एक टॉपिक पर एक एमसीक्यू भी है, ताकि आप रिलेट कर पाएं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रोडक्टिव है कि नहीं, और हमने क्या कुछ सीखा है एक टॉपिक को पढ़कर। तो आइए शुरू करते हैं। मई 2025 में मई 2025 को शुरू करेंगे। ठीक है, मई 2025 सब्जेक्ट होगी आईआर। एक एक करके समझेंगे समझेंगे। मई 2025 की ही हम पॉलिटी समझेंगे। इसके बाद हर सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके समझेंगे। फिर इकोनॉमी समझेंगे, फिर एनवायरमेंट समझेंगे। ऐसे ही एक एक करके सब सब्जेक्ट को समझते चलेंगे। महीने वाइज कोशिश करेंगे आपके जल्दी से। 20 मई से पहले हम कोशिश करेंगे, क्योंकि 24 मई का पेपर है, तो 20 मई से पहले आपके सारे करंट अफेयर हम तैयार करा दें विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना। आईआर में सबसे पहला टॉपिक मई 2025 में जो आपको देखने को मिला है वो है नन अलाइंड मूवमेंट। ये टॉपिक क्यों न्यूज में रहा था, तो कंटेक्स्ट आपके लिए साथ लेके आया हूं। खबर की कटिंग नहीं लाया हूं, क्योंकि ज्यादा पीपीटी बन जाती। पीपीटी को कम करने के लिए उस खबर का वो ले आया हूं कि क्यों थी। तो 70वीं एनिवर्सरी थी किसकी? बांडुंग कॉन्फ्रेंस। यही वो बांडुंग कॉन्फ्रेंस है जहां जिससे नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। यही इसकी संकल्पना रखी गई थी, इसलिए 17th एनिवर्सरी थी। तो हमने सोचा इसी बहाने नेम को पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो नेम के क्या क्या एस्पेक्ट है और क्या क्या हमको पढ़ना है। तो फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस कौन सी थी? यही बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955। ईयर याद रखनी है आपको। कहां पर थी? तो इंडोनेशिया में हुई थी। ध्यान रखना है ईयर और इंडोनेशिया। अच्छा, फॉर्मेशन ईयर कब हुई थी, कब फॉर्म हुआ था ये नेम? तो 1961 में फॉर्म हुआ था। ध्यान रखना है बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 की है और नेम फाउंड हो रहा है 1961 में। 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस होती है, बांडुंग कॉन्फ्रेंस होती है, और 1961 में जाके अपना नेम बनता है। 1961 में नेम फाउंड होता है। ठीक है, फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस है वो कहां होएगी? बेलग्रेड। ये कहां पर है? उस समय के यूगोस्लोविया में था। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस याद रखनी है आपको, बेलग्रेड में होगी। कहां पे होगी? बेलग्रेड। मैं थोड़ा और पतला पेन कर लूं ताकि आप नोट्स ले पाए इसके। बेलग्रेड, यूगोस्लाविया। मेंबरशिप, तो अब इसकी कितनी में मेंबर हैं? 120 कंट्री इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन। हालांकि अब खत्म हो चुका है लगभग। हमास का युद्ध जब हुआ इजराइल के साथ, तो लगभग खत्म सा है, लेकिन फिर भी ये एक नेम का मेंबर है। इस पर्सपेक्टिव से आपको स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो नेम की मेंबरशिप का, तो आपको देखना पड़ेगा कि अफ्रीका के मेंबर सबसे ज्यादा हैं 53। एशिया के कितने हैं? 39। लैटिन अमेरिका के कितने हैं? और कैरिबियन के दोनों, लैटिन अमेरिका कैरिबियन कंट्रीज कितनी है? 26 नेशंस। और यूरोप में से मात्र 2, क्योंकि जहां 2 हैं तो वहां इनके नाम जरूरी हो जाते हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नाम बता दो कि यूरोप की कौन सी 2 कंट्रीज हैं जो नेम में मेंबर हैं। ऑब्जर्वर कंट्री कितनी है? 17। याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना ये जरूरी है कि इसमें भी ऑब्जर्वर कंट्रीज होती हैं। कोई परमानेंट सेक्रेटरी है तो एक स्टेटमेंट बन सकता है, तो आपको बताना है नहीं भाई, नेम का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है।
कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है तो बोलेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। ठीक है, स्केल और इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये ध्यान रखना है कि यूएन के बाद सेकंड लार्जेस्ट ग्रुपिंग है, पॉलिटिकल ग्रुपिंग सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर यूएन, यूनाइटेड नेशंस के बाद दूसरी सबसे बड़ी संस्था है नेम। ये इतनी इंफॉर्मेशन पे, किसी भी इंफॉर्मेशन पे आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है, इसलिए हर एक इंफॉर्मेशन जो आपके क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकती थी मैंने शामिल करने की कोशिश करी है। बहुत इधर उधर की बातों से मैं बचा हूं ताकि आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकें और स्क्रीनशॉट लेकर भी अपना काम चला सकें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम कमेंट बॉक्स में इसकी पीडीएफ साथ के साथ देते चलेंगे। अगला, नेम के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, 10 प्रिंसिपल, वो आपको याद रखने हैं। उन पे एक सवाल बन सकता है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेम। तो कंटेक्स्ट वही है, नेम के प्रिंसिपल हम आगे जान रहे हैं। तो 10 प्रिंसिपल हैं, ध्यान रखना है। पहला, रिस्पेक्ट ऑफ सोवरेंटी, रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। दूसरा, तीसरा, इक्वेलिटी ऑफ ऑल स्टेट्स। चौथा है नन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मामला। पांचवा है अपोजिशन टू एग्रेशन। जो आजकल हो रहा है ईरान के खिलाफ, ये एग्रेशन है, तो अगर कोई नेम का मेंबर है तो इसको विरोध करना चाहिए था। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को प्रमोट करेगा। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट था हमास और इजराइल के बीच तो पीसफुल पैलेस्तीन के बीच, पैलेस्टाइन जो फिलिस्तीन जिसे बोलते हैं, अगर इन दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट था तो उसको पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करा जाना चाहिए था। ये नेम का प्रिंसिपल है, उस पर आक्रमण करके नहीं। सपोर्ट फॉर द डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट को प्रमोट करेंगे, मतलब आर्म को कम से कम करेंगे। तो नेम आर्मामेंट के फेवर में नहीं है, डिसआर्मामेंट के फेवर में है। नवा, अपोजिशन टू कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। जो आजकल अमेरिका कर रहा है वो इंपीरियलिज्म है, खासकर इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म। तो नेम का जो प्रिंसिपल है वो इसके खिलाफ है, डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ। 10वां, नन अलाइनमेंट विद पावर। पावर ब्लॉक थे उस समय, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो 2 पावर ब्लॉक कौन कौन से थे। एक था यूएसएसआर और दूसरा कौन सा था, अमेरिका, यूएसए। ये अमेरिका के लीडरशिप में कौन सा था, नाटो ग्रुप, और इसके में कौन सा था, सोवियत संघ वाला, वार्सा पैक्ट। अब नेम हमने पढ़ लिया, नेम पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन नेम पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, आपको आंसर देना, मैं आंसर नहीं दूंगा, और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो लास्ट में आंसर की है वहां देख लीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नन अलाइनमेंट मूवमेंट। पहला स्टेटमेंट, बांडुंग कॉन्फ्रेंस इज कंसीडर्ड एज सोर्स ऑफ इट्स फाउंडेशन। तो आपको बताना है ये सही है या गलत है। दूसरा, इट इज सेकंड लार्जेस्ट ग्रुपिंग आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस। ये बात सही है या गलत है, आपको बताना है। तीसरा, एशिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इन दिस ग्रुप। बताना है एशिया है या और कोई कॉन्टिनेंट है। स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट, अपोजिशन टू द कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म इज वन ऑफ इट्स 10 प्रिंसिपल्स। अभी आपको स्टेटमेंट देखना है सही है या गलत है। अब आगे लाइन यहां पढ़ के आगे पूरी लाइन पढ़नी है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। अब बताना है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। जो भी आपका आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये होता है टू द पॉइंट पढ़ना और उसी पर तुरंत प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, पढ़ते चले जा रहे हैं, जान तो लो भाई इस टॉपिक पर किस तरह का सवाल बन सकता है, और उस तरह का सवाल प्रैक्टिस भी कर लो कि अगर फंस जाए तो हम उसे सॉल्व करने की आदत रखें। मैंने स्टैंडर्ड और पैटर्न दोनों पर पैरिटी रखने की कोशिश करी है कि यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन बने और यूपीएससी की तरह से क्वेश्चन बने। तो जिस तरह से यूपीएससी फंसा सकता है वैसे ही मैंने भी आपको फंसाने की कोशिश करी है क्वेश्चन के लेवल पर।
आप क्वेश्चन को हल्के में न लें, क्वेश्चन की इंटीग्रिटी को समझें, क्वेश्चन की डेप्थ को समझें और क्वेश्चन के इंटेंट को समझें। मैं टाइम पास करने के लिए क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं, टाइम पास करने के लिए पढ़ नहीं रहा हूं। इससे आपको यह फायदा होगा कि आपने जो टॉपिक पढ़ा आपकी समझ कितनी बेहतर है, तुरंत के तुरंत आप रिकॉल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। और इससे यह भी एक इंडिकेट मिल जाएगा कि भाई इस टॉपिक से इस तरह का एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है तो हम कर लेंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है आर्कटिक काउंसिल। कंटेक्स्ट क्या है? तो आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम था 2025 में कंडक्ट हुआ, मई 2025 की ही खबर है, इसलिए हमने इस खबर को शामिल किया है। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन जो आपके काम की है, तो फॉर्मेशन ईयर आपको याद रखनी है, 1996 में आर्कटिक काउंसिल फॉर्म हुई थी, है ना। फॉर्मेशन बेसिस, ये आपको डिक्लेरेशन है, ये याद रखनी है, रटनी है। ओटावा डिक्लेरेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस में कई डिक्लेरेशंस आपको याद रखनी है ना। जैसे बांडुंग कॉन्फ्रेंस नेम के लिए, ओटावा डिक्लेरेशन, ये आर्कटिक काउंसिल के लिए। तो ओटावा डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? आर्कटिक काउंसिल से। मेंबर्स, तो फाउंडिंग मेंबर 8 कंट्रीज थे इसके। 8 कंट्रीज का नाम एज इट इज रटने हैं। जब तक किसी ग्रुप के मेंबर 10 या 10 से कम है तब तक आपको उसके हर एक मेंबर का नाम याद रखना है। तो इसमें 8 मेंबर हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड। याद रख पाएंगे? ये 8 मेंबर कंट्रीज हैं किसके? आर्कटिक काउंसिल के। मैंडेट क्या है इसका? तो मैंडेट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द आर्कटिक रीजन। तो आर्कटिक रीजन में एनवायरमेंट को ठीक ठाक रखना इसकी जिम्मेदारी है। स्कोप एंड लिमिटेशंस क्या है? तो एक्सक्लूड क्या करता है? मिलिट्री सिक्योरिटी इश्यूज। अगर वहां आर्कटिक रीजन में कोई किसी भी तरह की मिलिट्री इश्यू आ गया है तो ये उससे डील नहीं करेगा। इंडिया का स्टेटस क्या है आर्कटिक काउंसिल के रिगार्डिंग? तो इंडिया एक ऑब्जर्वर है, आर्कटिक काउंसिल का मेंबर नहीं है, ध्यान रखना है। ऑब्जर्वर, इंडिया क्या है? ऑब्जर्वर। इंडिया ऑब्जर्वर है, इंडिया ऑब्जर्वर है, मेंबर नहीं है। फुल मेंबरशिप का मतलब ऑब्जर्वर है, मेंबर नहीं है। फुल मेंबरशिप का मतलब क्या होता है? अगर ये चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एक डेडिकेटेड वीडियो मेंबरशिप पे शॉर्ट भी लाके आ सकते हैं, है ना। कुछ राइट्स होते हैं, वोटिंग राइट्स, वो नहीं मिलते अगर आप मेंबर नहीं हो तो। उसके जो ग्रुपिंग के फायदे होते हैं, ग्रुपिंग में मेंबर बनने के फायदे होते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हो। ऑब्जर्वर हो तो डिसीजन मेकिंग में आप टेबल पे नहीं होते, आप दर्शक होते हो। 6 पिलर्स ऑफ आर्कटिक काउंसिल, है ना। आर्कटिक पॉलिसी है एक, उस पॉलिसी के 6 पिलर्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। वही कंटेक्स्ट सेम है ना। आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 में हुआ, तो उसके इस वजह से हमें ये आर्कटिक पॉलिसी के 6 प्रिंसिपल याद रखने हैं। पहला प्रिंसिपल है साइंस एंड रिसर्च, दूसरा है क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तीसरा है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड, चौथा है ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी से रिलेटेड, पांचवा है गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन से रिलेटेड, और छठवां है नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड। तो इन 6 को आपको रट लेना है। इसका आर्कटिक पॉलिसी के 6 पिलर्स हैं। अब आइए इसका एक एमसीक्यू देख लेते हैं कि इस टॉपिक पर क्या एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्कटिक काउंसिल। पहला स्टेटमेंट, इट वाज फाउंडेड बाय ओटावा डिक्लेरेशन। याद आ रहा है आपको? कौन सी डिक्लेरेशन से फाउंड हुआ था आर्कटिक काउंसिल? यही थी या कोई और थी? यही आपको यहां तुरंत चेक कर लेना है और टिक करना है उसी हिसाब से। कनाडा मेंबर कंट्री मैंने 8 बताई थी, 8 में से देखना है कोई उधर उधर की तो नहीं पलट दी ने। यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया, नॉर्वे वर इंक्लूडिंग इन द फाउंडिंग कंट्रीज।
कोई इधर उधर की कंट्री तो नहीं है, वही है, हाँ या ना देखना है। फिर एक्सक्लूड मिलिट्री सिक्योरिटी इश्यूज, ये हट जाएगा स्टेटमेंट। फिर मिलिट्री सिक्योरिटी इश्यूज आर आउट ऑफ इट्स डोमेन, ये बात सही है या गलत है ये बताना है। फिर इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज वन ऑफ इट्स 6 प्रिंसिपल्स, जो 6 पिलर्स बोलो या 6 प्रिंसिपल्स हैं, वो उनमें से एक ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट है या नहीं है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मतलब इसमें आंसर में। फिर उसके बेसिस पे हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और ऑल 4। जो भी आपका आंसर है आप अपने हिसाब से टिक कर लीजिए और देख लीजिए आपने आर्किटेक्ट काउंसिल के बारे में 1 मिनट पहले पढ़ा है, आपका आंसर सही है या नहीं है। तुरंत के तुरंत जानते चलना है, देर नहीं लगानी है। अपनी पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी को ऐसे ही इंश्योर किया जाता है कि आप पढ़ें और तुरंत उसका एक PYQ या उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा के देख लें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जो फैक्ट पढ़े हैं वो मुझे कितने रिकॉल कर पा रहा हूं मैं, और ये भी कि आपको उस टॉपिक पे किस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये गजा तो एक टॉपिक है गजा का। कंटेक्स्ट ये था कि इजराइल कैबिनेट अप्रूव्स प्लान फॉर गजा कॉन्क्वेस्ट, है ना, 2025 में मई की न्यूज आई है। तो उस न्यूज के हिसाब से देखें तो उस समय, अब तो इजराइल ने लगभग खत्म ही कर दिया हमास को, तो गजा को कॉन्क्वेस्ट करने की बात थी उस समय, ये खबर न्यूज में थी, हमने इसीलिए लिया है। अब इस पे पॉलिटिकल न्यूज तो आएगी नहीं, तो इस पे ये ज्योग्राफी का लोकेशन बेस्ड, मैप बेस्ड क्वेश्चन इस पर बन सकता है कि भाई कोई देश किसी क्षेत्र को कब्जा करने वाला है तो हमें जान लेना चाहिए कि उस क्षेत्र की लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। तो ये आपकी गजा स्ट्रिप है, ध्यान दे रहे हो, ये गजा स्ट्रिप है, ये वेस्ट बैंक वाला रीजन है। इन दोनों को मिला के ही बनता है पैलेस्टाइन, जिसे हम फिलिस्तीन बोलते हैं, जिसे हम पैलेस्टाइन बोलते हैं या हिंदी में फिलिस्तीन बोलते हैं। उसका मतलब क्या है, यही 2 टेरिटरी, गाजा स्ट्रिप प्लस वेस्ट बैंक, इन दोनों को मिला दो तब बनता है फिलिस्तीन। इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करने की बात करी थी या गजा पर, तो केवल गजा स्ट्रिप पर। तो अब जिस रीजन पर कॉन्क्वेस्ट करने की बात हो रही है उस रीजन की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो इस साइड से इसको कवर कर रहा है, टच कर रहा है इजिप्ट, और साउथ से और ईस्ट से, ये ना ईस्ट पूरा साउथ भी मान सकते हो, ये सदर्न वेस्ट, ये साउथ ईस्ट या पूरा ईस्ट तक, इस साइड ये इजराइल कवर कर रहा है, इसको टच कर रहा है। ऊपर भी इजराइल है, नॉर्थ में भी इजराइल, ईस्ट में भी इजराइल, साउथ में भी इजराइल, इजिप्ट साउथ और वेस्ट में इजराइल, इजिप्ट सॉरी। और बाकी फिर इसमें वेस्ट में जाओगे तो वेस्ट में पूरा मेडिटेरियन सी है, ये पूरा मेडिटेरियन सी है, ये वाला हिस्सा। तो ये चारों तरफ से कितनी चीजों से घिरा हुआ है, एक वेस्ट साइड से घिरा है मेडिटेरियन सी से, नीचे जाएंगे तो इजिप्ट से, और बाकी 2 साइड से नॉर्थ और ईस्ट से घिरा हुआ है, किससे, इजराइल से। तो अब इसकी लोकेशन आपको याद हो गई, समझ लिया, ये गजा स्ट्रिप है, गजा स्ट्रिप है तो इधर से घेर रहा है इसको मेडिटेरियन सी, और ये पूरा ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इधर से कौन घेर रहा है इसको, इजराइल, और ये वाला हिस्सा नीचे कौन घेर रहा है, इजिप्ट। ध्यान रखना है, तीन ही एंटिटी ध्यान रखनी है। गजा स्ट्रिप को 3 तरफ से, मतलब 3 चीजों ने घेर रखा है चारों तरफ से, मेडिटेरियन सी वेस्ट साइड से, नॉर्थ साइड और ईस्ट साइड से कौन ने घेर रखा है, इजराइल ने, और साउथ साइड से किसने घेर रखा है, साउथ वेस्ट साइड से इजिप्ट ने। तो अब आपको इस पे कैसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आइए इसी पे प्रैक्टिस MCQ है आपका तीसरा। क्वेश्चन 3, गजा स्ट्रिप इज सराउंडेड बाई 1 इजिप्ट, 2 इजराइल, 3 मेडिटेरियन सी, 4 जॉर्डन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। आपको ढूंढना है 2 3 1 2 3 1 2 4 1 2 3 4, जो भी आंसर है आपका
इन चारों में से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छा लगा क्वेश्चन? जिस टॉपिक पर जिस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, हम उस टॉपिक पर वैसा ही क्वेश्चन लेके आएंगे। और किसी टॉपिक को क्यों लेना है? क्योंकि वो न्यूज में है। हर खबर न्यूज में जो है, अखबार में आ गई या टीवी पे चल गई या किसी ने किसी क्लास में पढ़ा दी, उसका मतलब नहीं है कि वो न्यूज़पेपर में मतलब यूपीएससी में बनेगी। हम खबर को पहले स्क्रूटनाइज करते हैं। भाई खबर पहली बात तो ये न्यूज़पेपर में आई थी, उसके बाद ये अच्छी मैगजीन में आई, उसके बाद ही मैगजीन में अभी 150, 200, 250 खबर होती हैं एक मैगजीन में। अब 250 खबर पढ़ सकते हो आप एक महीने में? 250 से 300 खबरें होती हैं एक मैगजीन में। अब 250-300 खबरें तो पढ़ नहीं पाओगे। तो हम ये भी सेलेक्ट करते हैं कि भाई 250-300 खबर में से कौन सी 50 खबरें हैं, 50 न्यूज़ हैं या 20 न्यूज़ हैं या 30 न्यूज़ हैं जो हमारे कैंडिडेट को पता होनी चाहिए। तो आप अगर हमें फॉलो करोगे तो आपको रिफाइंड कंटेंट मिलेगा। क्वालिटी कंटेंट देना तो मेरी पहचान है ही, पर मैं रिफाइंड कंटेंट देता हूँ, इस ये उससे भी बड़ी पहचान है। और आप एक बार इस पूरी लेक्चर सीरीज को गो थ्रू हो जाओ आंख बंद करके, और यूपीएससी में बैठ जाओ 2026 के में। मैं जितना करंट पढ़ाऊंगा देखना, उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन करंट के आपको मिलेंगे। टॉपिक वही मिलेंगे। क्वेश्चन में इधर उधर हो सकता है, लेकिन टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे वही। आप एक बार फॉलो करके देखिए इस साल। और मैं बाद में आऊंगा अभी इसके साथ कि हमारे पढ़ाए हुए में से कितने टॉपिक पर क्वेश्चन आए हैं। मैं सब कवर करूंगा, जिस जिस एस्पेक्ट पर कवर सवाल पूछता है। जैसे एक मैं पूरी थीमेटिक वीडियो भी बनाऊंगा मिलिट्री एक्सरसाइजेस पर, एक थीमेटिक वीडियो बनाऊंगा स्पीसीज फाउंड पर, एक थीमेटिक वीडियो बनाऊंगा रिपोर्ट्स पर, है ना। कई तरीके से कवर करेंगे इस साल। आपका करंट का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए अगर आप हमारे चैनल सिविक टू सिविल से जुड़ चुके हैं तो। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहे। मैं रोज शाम को एक वीडियो अपलोड करता हूं 6-7 बजे के आसपास, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए अब आप चैनल से जुड़ जाइए। और हाँ, अपने दोस्त यारों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोपेगेट कीजिए। कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, किसी तरह का हिडन मोटिव एजेंडा नहीं है, बस पढ़ाने का मन है और आप पढ़िए और मजा लीजिए, है ना। अगला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, ये खबरों में रही थी 2025 के मई में। क्या खबर थी? कंटेक्स्ट ये था कि इंडिया स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन फॉर इट्स स्टेटमेंट अबाउट नॉट मेंशनिंग द पहलगाम टेरर अटैक एंड पैरेटिंग पाकिस्तान प्रोपेगेंडा ऑन कश्मीर। पहलगाम अटैक हुआ था, आपने देखा ही होगा 2025 में, ऑपरेशन सिंदूर से पहले। उस ऑपरेशन सिंदूर पर बयानबाजी हुई दुनिया भर में, तो OIC ने भी अपना एक बयान जारी किया था। जब OIC ने बयान जारी किया तो पाकिस्तान की बात को दोहरा दिया और इंडिया ने इस बात को अपोज किया। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के खिलाफ बात कर रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। क्यों, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे खिलाफ बोल रही है, ऐसी कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे बनी थी, कौन मेंबर हो सकता है, ये सब, उसका फंक्शन क्या है, रोल क्या है, काम क्या है, ये सब जान लेना हमारे लिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ऐसे सोचते हैं, है ना। यूपीएससी कैसे सोचती है वैसे हम सोचना सिखाएंगे आप। तो खबर आपको आई आगे। अब इस OIC के बारे में क्या क्या जानना जरूरी है। तो स्टेब्लिश कब हुई? तो 1969 में खबर हुई, ये हुई राबत मोरक्को में स्टेब्लिश हुई है, ठीक है। ट्रिगर इवेंट क्या था इसका? जो ट्रिगर इवेंट क्या है वो है आर्सन अटैक ऑन अल अस्का मॉस्क। अल अक्सा मॉस्क पर हमला हुआ, उसके बाद OIC का गठन हुआ। अब आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है? अल अक्सा मॉस्क कहाँ है, वेयर इट इज। तो आपको बताना है कंट्री का नाम, अल अक्सा मॉस्क जहां पर भी है वहां। मेंबरशिप कौन है? ओपन टू UN मेंबर स्टेट्स विद मुस्लिम मेजॉरिटी। 2 कंडीशन है, एक नहीं है। एक तो UN का मेंबर कंट्री हो और दूसरा मुस्लिम मेजॉरिटी हो।
तभी OIC का आप हिस्सा बन सकते हो, मेंबर बन सकते हो। तो इस लिहाज से देखें तो कभी इंडिया इसका मेंबर बन पाएगा? अभी 100 200 500 साल तो नहीं, क्योंकि इंडिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन क्या है? ये 80% से ज्यादा हिंदू है, और बाकी 20% में बाकी सब धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नहीं, मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध, हिंदुओं को छोड़कर। तो 80-20 है, 20 में भी मुस्लिम केवल 14 से 15% हैं। तो इंडिया कभी OIC का मेंबर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मेंबरशिप की कंडीशन है, UN का मेंबर हो तो इंडिया UN का मेंबर तो है, लेकिन मुस्लिम मेजोरिटी हमारे पास न है और न होने वाली अगले 100 200 500 साल में। अगला गोल्स और मैंडेट क्या है इसका? तो मैंडेट है कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। ये एक तरह की धार्मिक संस्था है, धर्म के आधार पर काम करती है। इसके इंटरेस्ट कौन से हैं? रिलीजियन बेस्ड इंटरेस्ट हैं, कि अगर मुस्लिम कंट्री है तो ये इसके मामला, इसके विषय का, इसके डोमेन का मामला है, और मुस्लिम कंट्री नहीं है तो इसके डोमेन का मामला नहीं है। ठीक है। मेंबरशिप रिक्वायरमेंट, फुल मेंबरशिप रिक्वायर कंसेंसस। अगर किसी नई कंट्री को शामिल करना है इन दो शर्तों के बाद भी, मान लो एक एक्स कंट्री है जो UN की मेंबर भी है और मुस्लिम मेजोरिटी भी है, अब इसको शामिल होना है OIC में, है ना? तो तीसरी कंडीशन क्या है? कंसेंसस। जितने मेंबर हैं उन सब में कंसेंसस होना चाहिए, सब एग्री करने चाहिए कि हाँ भाई इस तीसरे अलग एक्स्ट्रा मेंबर को लिया जा सकता है ना? और मैं कंसेंसस किसका? काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ OIC के ही फॉरेन मिनिस्टर्स की काउंसिल है, उनमें कंसेंसस होना चाहिए। कंसेंसस का मतलब होता है ज्यादातर लोग, मेजोरिटी नहीं। मेजोरिटी की बात कब आती है? मेजोरिटी की बात आती है जैसे इसमें 57 मेंबर हैं 2024 के हिसाब से। अगर मेजोरिटी की बात की जाए तो 26 दूनी 27 दूनी 54, 28 दूनी 56 और 29 मेंबर हो जाएं तब ये मेजोरिटी है, क्योंकि 29 पे काम हो जाएगा। लेकिन कंसेंसस का मतलब है 50, 40, 29 से बहुत ज़्यादा, 40 से ऊपर कम से कम। कंसेंसस का मतलब है बहुत ज़्यादा लोग, कम से कम 2/3 तो हुई, तभी कंसेंसस माना जाता है। हालांकि कहने वाले अगर टेक्निकली बोलेंगे तो 50% प्लस 1 पे भी कंसेंसस मान सकते हैं, लेकिन वो जनरली मेजोरिटी मानी जाती है। कंसेंसस वर्ड तभी माना जाता है जब ज़्यादातर, लगभग 70%, 80%, 90%, 100% लोग एक मत हों, तब उसे कंसेंसस कहते हैं। नहीं तो कंसेंसस और मेजोरिटी में कोई अंतर रह नहीं जाएगा। ठीक है। की ऑर्गन कौन से हैं? तो इसमें इस्लामिक समिट सबसे की ऑर्गन है इसका। इस्लामिक समिट होता है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट इसका पार्ट होते हैं, और मीटिंग कब होती है इसकी? हर तीसरी साल। कौन है? इस्लामिक समिट हाईएस्ट अथॉरिटी है, और उसमें मेंबर कौन होते हैं? हेड ऑफ द स्टेट्स। और कब मीटिंग होती है? 3 साल पर। एक स्टेटमेंट बन सकता है कि इस्लामिक समिट की मीटिंग होती है एवरी ईयर, एवरी 2 ईयर, एवरी 3 ईयर, एवरी 4 ईयर, एवरी 5 ईयर। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना? मैं उस हर जगह पर हाईलाइट करता चल रहा हूं जहां सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी होती है और आपसे सवाल पूछा जा सकता है। की ऑर्गन है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, एक ऑर्गन है इसका, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। प्राइमरी डिसीजन मेकिंग बॉडी है यही, और जो मिलती है एनुअली, इसकी मीटिंग होती है एनुअल। और द पॉइंट, इतनी इंफॉर्मेशन आपको OIC के बारे में अगर याद है तो आप OIC पे आए किसी भी सवाल का जवाब आराम से दे पाएंगे कॉन्फिडेंटली। ठीक है। आइए अब इस पर एक MCQ देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC पर आपको स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं। इट वाज फाउंडेड इन मोरक्को आफ्टर अरसोन अटैक ऑन अल अक्सा मॉस्क। ये बात सही है या गलत है, आपको सोचना है। इट्स हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है कई कई बार। तो हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन जेद्दा, सऊदी अरेबिया। शहर और देश दोनों कंफर्म कर लो एक बार टिक करने से पहले। इट्स मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल यूनाइटेड मेंबर कंट्रीज, यूनाइटेड नेशंस, UN मेंबर कंट्रीज, सबके लिए खुली है। तो आपको बताना है हाँ या ना। 3-4 कंडीशन थी, कौन कौन सी थी, उसके बेसिस पर ही आपको सोचना है। इस्लामिक समिट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी विच मीट्स, सॉरी फॉर मिसिंग द कंसेप्ट, एक टर्म मिस हो गया था, विच मीट्स ए बाईएनुअली। अब आपको बताना ये बात सही है या गलत है। बाईएनुअली मिलती है, 2 साल में मिलती है, 3 साल में मिलती है, 4 साल में मिलती है। अब आपको इन स्टेटमेंट के बेसिस पर अपना ऑप्शन चुनना है। डायरेक्शन क्या है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। आपका जो भी आंसर हो आप टिक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं और दिया कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो प्रोडक्टिव है या नहीं है, कुछ काम का आ भी रहा है कि नहीं है, खाम का टाइम पास कर रहे हैं यूट्यूब पर आकर। तो ये ना हो, आप अपनी पढ़ाई प्रोडक्टिव बनाते रहें। ठीक है, अगला ओपेक एंड ओपेक प्लस, ये IR में मई महीने में लास्ट न्यूज है हमारी। ठीक है, 6th टॉपिक है। कंटेक्स्ट क्या है, तो ऑयल प्राइसेस प्लंग टू मल्टी ईयर लो एज ओपेक प्लस प्लान्स टू एक्सेलरेट प्रोडक्शन हाइक। ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करी थी 2025 के मई महीने में, इसलिए जो ऑयल प्राइसेस थे वो लो हो गए थे। अब ऑयल प्राइसेस बढ़े या घटे ये दुनिया को अफेक्ट करती है, पूरी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। ईरान युद्ध चल रहा है आजकल 2026 की मार्च के महीने में, तो आपने देखा है ना, गैसेस की किल्लत होने लगी, पेट्रोल पंप पे लाइन लगने लगी। दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम 40 से 50% बढ़ चुके हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका। इंडिया में नहीं बढ़े, शुक्रिया किसको करें जाए, सरकार को या चुनावों को? चॉइस इज योर्स। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इंडिया में ईरान वॉर के चलते दुनिया भर में तेल के दाम जब बढ़ रहे हैं तब भी इंडिया में दाम नहीं बढ़ रहे, तो इसके पीछे वजह क्या है? चुनाव हैं, कुछ राज्यों में, केरलम में चुनाव होने हैं, पुडुचेरी में चुनाव होने हैं आने वाले महीने में, है ना, बंगाल में चुनाव होने हैं, तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, पुडुचेरी, इन सब 4-5 राज्यों में चुनाव होने, इसलिए पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। एक बार चुनाव खत्म होने दीजिए, अप्रैल 29 तक खत्म हो जाएंगे, फिर देखना सब भरपाई हो जाएगी। एस्टीमेट बताते हैं कि हर पेट्रोल डीजल जो आप आज खरीद रहे हो उस हर 1 लीटर पर लगभग 30 से 40 रुपए का डेफिसिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज को। सरकार इसे अपनी जेब से भर रही है, क्यों? क्योंकि चुनाव है। ठीक है, खैर पॉलिटिकल नहीं होते, न्यूज पर रहते हैं। ओपेक प्लस और ओपेक क्या है ये जान लेते हैं, यही हमारे काम की बात है। इस्टेब्लिश कब हुआ था ओपेक? तो 1960 एट बगदाद कॉन्फ्रेंस। अब तक हम 3 कॉन्फ्रेंस पढ़ चुके हैं, है ना। सबसे पहले भी बात हमने करी थी बार्डुंग कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आई थी ओटोवा कॉन्फ्रेंस, ओटोवा डिक्लेरेशन सॉरी, और अब तीसरी आ गई बगदाद कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंसेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में काम आती हैं या बनाने में भूमिका निभाती हैं, ये आपके काम की हो जाती हैं। ये रटनी होती हैं, भूलनी नहीं होती। ठीक है, ये रटनी होती हैं। फाउंडिंग मेंबर कौन थे? तो 5 थे, ध्यान रखना है। 5 फाउंडिंग मेंबर हैं। कौन कौन है? सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत और वेनेजुएला। भूलोगे नाम? मैंने बोला था 10 से कम है तो नाम नहीं भूल सकते आप। 10 से कम है, 10 तक हैं तो नाम नहीं भूल सकते, याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है?
टू कोऑर्डिनेट पेट्रोलियम पॉलिसीज, इंश्योर, टू इंश्योर क्या, टू इंश्योर व्हाट, टू इंश्योर फेयर स्टेबल प्राइसेस एंड स्टडी इनकम टू ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। ये तुम्हारे हित की बात करेगी? नहीं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के हित के लिए बनी है ना। ओपेक, इसकी डेफिनेशन सुनी है? ऑयल प्रोड्यूसिंग है, ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के लिए ही है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? वियना, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहाँ है? ऑस्ट्रिया कहाँ है? यूरोप में। और ज्यादातर मेंबर कंट्री कौन है? ये मिडिल ईस्ट की ज्यादातर कंट्री है। मिडिल ईस्ट की कंट्री ओपेक बनाती है और हेडक्वार्टर बनाती है ऑस्ट्रिया, वियना में जाके, जबकि इसका ऑयल प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया तो ना ऑयल प्रोड्यूस करती है, लेकिन हेडक्वार्टर फिर भी वियना ऑस्ट्रिया में है। तो लॉजिक कभी कभी काम नहीं आएगा। यहाँ लगाओ, अरे यार लॉजिक क्या बोलेगा कि ओपेक कंट्रीज हैं, ओपेक कंट्रीज को मतलब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री मतलब मिडिल ईस्ट कंट्री, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होना चाहिए? सऊदी अरब में होना चाहिए, ईरान, इराक, कुवैत, कतर में होना चाहिए, यूएई में होना चाहिए, ओमान में होना चाहिए, लेकिन नहीं, कहाँ है? यूरोप के। तो हर जगह लॉजिक काम नहीं आता, कभी कभी आपको कुछ फैक्ट रटने ही होते हैं। ओपेक मेंबर्स 12 मेंबर्स हैं जो ओपेक के मेंबर हैं, और ओपेक प्लस में 10 और ऐड होंगे नए। तो पहले 12 ओपेक के जान लो, फिर ओपेक प्लस के 10 और एडिशनल मेंबर हैं। तो 12 ओपेक के मेंबर कौन से हैं? अल्जीरिया, कोंगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया और यूएई और वेनेजुएला। ये 12 कंट्री ओपेक कंट्रीज हैं। अब बाद में पता चला कि यार कुछ और कंट्रीज भी हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग करती हैं, तो क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ही और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री थी और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो बाद में ऐड होनी थी, जिनको ओपेक में शामिल नहीं किया जा सका था, उनको ओपेक प्लस करके इसका एक्सपेंशन किया गया। तो एक्सपेंशन के बाद टोटल बन के मेंबर कितने? 22, 12 ओपेक वाले और 10 एक्स्ट्रा। तो 12 तो वही ओपेक वाले प्लस 10 नेशन। अब ये 10 नॉन ओपेक कंट्रीज हैं, नॉन ओपेक कंट्रीज हैं लेकिन ओपेक प्लस का हिस्सा हैं। तो ये कौन कौन सी हैं? रसिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ब्रुनेई, बहरीन, मैक्सिको, ओमान, साउथ सूडान, साउथ सूडान, और ये है मलेशिया। सॉरी फॉर नॉट शोइंग, ये बार आ रहा है और मुझसे ये बार हट भी नहीं रहा एक्चुअली। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एडिशनल। ओमान के बाद, ओमान के बाद जो 3 कंट्रीज बच रही हैं वो है साउथ सूडान, अगली है एक सूडान। साउथ सूडान और सूडान 2 अलग कंट्रीज हैं, और तीसरी है मलेशिया। ठीक है, ये हैं 3 कंट्रीज। 9 ये 7 वो 10 ये 12, 7 इसमें 9 पे और 3 जो नहीं दिखाई दे रही थी वो, तो हो गई टोटल 22 ओपेक प्लस। क्वेश्चन 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपेक। इट वॉज फाउंडेड थ्रू बगदाद कॉन्फ्रेंस। ध्यान रखनी है, बगदाद ही थी और कोई और थी, जो भी है आपको सोच समझकर इसको टिक करना है। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत एंड यूएई वर इट्स फाउंडिंग मेंबर्स। रुकना है, फाउंडिंग मेंबर 5 कंट्रीज थी, उनमें ये 5 थी, उनमें से कोई मैंने इधर उधर करी है। रुकना है तब जवाब देना है। आप यहां तक पाओगे हाँ सही 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 सही, फिर लास्ट में जाके पाओ गड़बड़ गया, यूएई नहीं था, उसकी जगह कोई और कंट्री थी। आपको वही वैसे ही पढ़ना है, हर जगह रुक
के पढ़ना है स्टेटमेंट को, यूपीएससी है ऐसे ही फंसाता है आपको। 90% इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की सही होगी, 1, 2, 5% इंफॉर्मेशन गलत होती है और उस स्टेटमेंट को जल्दबाजी में पढ़ जाते हैं। इसी को बोलते हैं हम सिली मिस्टेक्स। इन सिली मिस्टेक्स को फॉलो मत करो, इन सिली मिस्टेक्स से बचो। और बचोगे कैसे? जब प्रैक्टिस करोगे, आप उस लेवल के, उस तरह के, उस टॉपिक पर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तब आप अवेयर हो जाओगे, अपने दिमाग को खोल पाओगे, उसे बता पाओगे कि रुकना है भाई। तीसरा, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज, इस तरह की मिस्टेक्स आगे ना आए, मैं ये पूरी कोशिश करूंगा। ये थोड़ा सा आज जल्दबाजी में थोड़ी बहुत मिस्टेक रह गई है, सॉरी फॉर दैट। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कोऑर्डिनेट पेट्रोलियम पॉलिसीज टू इंश्योर फेयर स्टेबल प्राइसेस एंड स्टेडी इनकम टू ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है बताना है। ओपेक प्लस इंक्लूड्स रसिया, चाइना एज इट्स मेंबर। ओपेक प्लस में चाइना है या नहीं है? अब आप जाइए पीछे, 10 मेंबर थे नन ओपेक, ओपेक प्लस का जो मेंबर है, तो उनमें चाइना है या नहीं है? है तो हाँ, नहीं है तो ना। फिर उस बेसिस पे आपको लास्ट डायरेक्शन पढ़नी है। हाउ मेनी ऑफ द above statement given above are correct? Only 1, only 2, only 3, only 4। जो भी आपका आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे आप। आई होप आई विल वेट फॉर योर आंसर। लास्ट, सॉरी मैंने लास्ट पिछले वाले को ही बोल दिया था, ये है लास्ट टॉपिक। 1267 1267 सैंक्शन कमेटी है। 1267 1267 सैंक्शन कमेटी है। कंटेक्स्ट क्या है? इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेंड, इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेंड यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल 1267 सैंक्शन कमेटी मीटिंग टू सीक डेजिग्नेशन ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रंट एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कहने का यह है कि इंडिया यूएनएससी की कमेटी किसकी है? यूएनएससी की। किसकी है? यूएनएससी की कमेटी है। कमेटी का नाम क्या है? 1267 सैंक्शन कमेटी। काम क्या है? काम करती है ये टेररिस्ट डेजिग्नेट करती है कि कौन टेररिस्ट है कौन टेररिस्ट नहीं, डेजिग्नेट करती है। अब इंडिया गई कि भाई यूएनएससी कमेटी के पास कि तुम हमारे इस हिसाब से इस द रेजिस्टेंस फ्रंट को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दो। ये द रेजिस्टेंस फ्रंट कौन है? यही इसी ने जिम्मेदारी ली थी किसकी? पहलगाम अटैक की, जिससे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। पहलगाम अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक की जो जिम्मेदारी ली थी वो इसी ऑर्गेनाइजेशन ने ली थी। तो ये कहाँ की होनी चाहिए? ये पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित किया जाए, ऐसी डिमांड लेके इंडिया यूएनएससी की कमेटी 1267 में जाएगा। ऐसा उसने डिसीजन लिया है मई महीने में, मई 2025 में ये डिसीजन था। तो इसलिए क्योंकि भाई पहलगाम अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूरे देश में हाहाकार मचा है ना, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी सेना की वाहवाही हुई। तो उस ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक के कंटेक्स्ट में ये पूरी खबर है जो उसने पूरे देश को हिलाया था, इसलिए न्यूज़ काम की हो जाती है आपके लिए। तो अब जान लो क्या है, व्हाट इट इज, क्या है ये 1267 सैंक्शन कमेटी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी की कमेटी है ऑन टेररिज्म। यूएनएससी की कमेटी है, कई सब्जेक्ट्स पर कई कमिटीज हैं, उनमें से एक कमेटी है टेररिज्म पर, यूएनएससी में ही है ना। तो यूएनएससी की कई कमिटीज में से एक कमेटी है और सब्जेक्ट क्या है इसका? इसका सब्जेक्ट है टेररिज्म। इसका अदर नेम क्या है? दूसरा नाम भी है इसका, तो आपको जानना है। दूसरा नाम है ISIS एंड अलकायदा सैंक्शन कमेटी, क्योंकि जब बनी थी तो इसी नाम से बनी थी शुरुआत में, है ना। फाउंडेशन ईयर क्या है? तो 1999 फाउंडेड बाई यूएनएससी रेजोल्यूशन, एक यूएनएससी का रेजोल्यूशन पास किया गया था, उससे फाउंड हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कॉम्बैटिंग टेररिज्म, टेररिज्म को कॉम्बैट करना इसका उद्देश्य है। कंपोजिशन क्या है? तो 15 मेंबर्स हैं इसके,
कितने मेंबर्स हैं? 15 मेंबर्स हैं। डिसीजन मेकिंग कैसे होता है? तो बाई कंसेंसस। डिसीजन मेकिंग होता है बाई कंसेंसस। हु कैन बी लिस्टेड एज टेररिस्ट? तो ये इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित कर सकती है, ग्रुप्स को भी टेररिस्ट घोषित कर सकती है, अंडरटेकिंग को भी टेररिस्ट घोषित कर सकती है, और किसी एंटिटी, अदर एंटिटी को भी घोषित कर सकती है। 4 चीजें हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप्स, अंडरटेकिंग और एंटिटीज, पूरी एंटिटीज। ठीक है। लिस्टिंग प्रोसेस क्या है? तो पहले जो कंट्री किसी को भी, ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित करना चाहती है, करवाना चाहती है, वो उसके लिए रिक्वेस्ट भेजेगी। जैसे कि इंडिया ने भेजी कि भाई द रेजिस्टेंस फ्रंट को आप टेररिस्ट घोषित करो, तो ऐसी रिक्वेस्ट जानी चाहिए। फिर जो कमेटी के मेंबर हैं वो डिसीजन लेंगे कंसेंसस से। अगर सब एक मत हैं तो टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस इंडिविजुअल को। ये है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एनी मेंबर फॉलोड बाई कंसेंसस। कंसेंसस किसमें होगा? जो कमिटी है इसकी, 15 मेंबर की कमिटी, 15 मेंबर जो कमिटी है उसका कंसेंसस आ जाएगा। तो 2 चीजें हैं, एक तो रिक्वेस्ट करेगा, तो रिक्वेस्ट तो कोई भी मेंबर कर सकता है, तो रिक्वेस्ट मेंबर ने कर दी, फिर कंसेंसस। ठीक है, कंसेंसस बन जाएगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल को आप, ये कमिटी जो है टेररिस्ट घोषित कर सकती है। सैंक्शंस, कैसे सैंक्शन लगाती है? 3 मीजर हैं इसके पास, 3 टूल हैं। उस इंडिविजुअल के या ऑर्गेनाइजेशन के असेट्स को फ्रीज कर देगी ये ग्लोबली, मना कर सकती है किसी भी पूरे दुनिया में कहीं भी कि भाई इसके असेट फ्रीज हो गए, एकदम यूज नहीं कर सकता ये आदमी और ऑर्गेनाइजेशन। अगर यूएनएससी किसी इंडिविजुअल के टेररिस्ट, किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित कर दे तो उसके असेट्स को फ्रीज कर सकती है, मतलब उस पर लॉक लग सकता है, ताला लग सकता है, यूज नहीं कर सकता वो इंडिविजुअल या उसकी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेवल बैन कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन ट्रेवल नहीं करेगी लेकिन इंडिविजुअल तो ट्रेवल कर सकता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे द रेजिस्टेंस फ्रंट के मेंबर होंगे कुछ, वो बैन कर देगा उनके ट्रेवल पर, कि आप इधर उधर मूव नहीं कर सकते एक कंट्री से दूसरी कंट्री या विद इन द कंट्री। ट्रेवल को बैन कर सकता है ना, अरेस्टिंग टाइप का, हाउस अरेस्ट टाइप का। आर्म्स एम्बार्गो, आर्म्स एम्बार्गो मतलब उसे हथियार लेने से रोक सकता है। ये इंस्ट्रक्शन कर सकती है कमेटी कि दुनिया का कोई देश, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी इन्हें हथियार नहीं देगी। ये आर्म्स एम्बार्गो है, मतलब उस तक आर्म सप्लाई को काट देना। तो ये 3 इसके टूल्स हैं, जिन टूल्स की मदद से ये क्या करता है, सैंक्शंस को इंप्लीमेंट करता है ये कमेटी। ठीक है। अब इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 1 to 6 सैंक्शन कमिटी। इट इज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कमिटी ऑन टेररिज्म। ये बात सही है कि गलत है, आपको बताना है। दूसरा स्टेटमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ 25 मेंबर्स। 25 ही है वाकई में, देख लो एक बार, ऑप्शन टिक करने से पहले रुकना है। 25 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, जो भी हैं, फिर उस हिसाब से टिक करना है सही और गलत। इट कैन क्लासीफाई या डेजिग्नेट इंडिविजुअल, ग्रुप्स, अंडरटेकिंग्स एंड एंटिटीज एज टेररिस्ट। तो सही बात है, सबको कर सकती है, किसी एक को नहीं कर सकती है, सोचना है फिर टिक करना है। इट सैंक्शन मेजर्स इंक्लूड, ये इसके सैंक्शन मेजर में क्या क्या इंक्लूड है? असेट फ्रीजिंग, आर्म्स एम्बार्गो ओनली, 2 ही हैं, कोई और नहीं था। ट्रेवल बैन टाइप का कोई एक और चीज था नहीं था। उस हिसाब से फिर इस स्टेटमेंट को सोचना है, फिर टिक करना है, फिर बोल देना है हाउ मेनी अबव द अबव गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो बताना है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और ओनली 4। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। जो भी आपका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अभी ये आपकी आंसर की लास्ट में देख लीजिएगा, पहले का आंसर शायद गड़बड़ है क्योंकि उसमें सी आंसर होगा, आपने देखा होगा। तो पहले का आंसर सी है, बाकी का आप, ये सही है 4 आंसर। तो ये रहे पूरे आंसर। इसी के साथ हम बोलते हैं आपको थैंक यू हमें देखने के लिए, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं। और अगर आपको ये काम अच्छा लग रहा है, अगर आपके काम का है और ऐसा लग रहा है कि किसी और के भी काम आ सकता है, जो इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, लड़के लड़कियां, आपके दोस्त, फैमिली में दूर के लोग, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अगर हमारा काम आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे साथ बस इतना ही सहयोग कर सकते हैं
इसे एक लाइक दे सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। बेहतर होगा आप हमारी काम की अच्छाई या बुराई कमेंट करके बताएं, ताकि हमें भी कुछ चीज़ें गलत मतलब मिस्टेक्स हुई हैं, थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक्स हुई हैं, कहीं कहीं मिस प्रिंटिंग हुआ है, कहीं कुछ चीज़ें छूटी हैं, उन चीज़ों को हमने नोटिस किया है, उनको ध्यान रखेंगे। अगली बार से कम गलतियों के साथ ये पीपीटी बनाएंगे। हमसे जितनी गलतियां रिकॉग्नाइज हुई उनको तो हम खुद ही ख़त्म करेंगे, लेकिन आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई कमतरी या गलती या कमजोरी या मिस्टेक्स दिखाई दे रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।